सभी प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईईटी की एडिटोरियल क्लास में। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। अ ग्रीन पार्टनरशिप इसका टाइटल है। यह आर्टिकल लिखा हुआ है ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए दुनिया भर में कैसे कैसे समझौते हो रहे हैं, क्या क्या पॉलिटिक्स हो रही है और इंडिया और अमेरिका का दोनों का क्या रोल होने वाला है आने वाले टाइम में। शुरू करें। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। आज आप जितनी भी ग्रामर को अलग से लेकर के सीखोगे मेरे साथ इस आर्टिकल के दौरान, और जितने भी वोकैबुलरी के नए वर्ड सीखोगे आप अप्लाई करेंगे इस क्विज पे। बहुत लोग मुझे बोलते हैं सर कुछ मोटिवेशनल बता दिया करो। एक स्टूडेंट का सबसे अच्छा मोटिवेशन यही होता है वो कुछ नया सीखे और उसको किसी टेस्ट पे अप्लाई करके मार्क्स को स्कोर करे। समझ गए ना? तो आपके लिए इशारा काफ़ी है। इस क्विज के अंदर आपके 5 में से 5 मार्क्स आने चाहिए पूरी वीडियो को देखने के बाद। सब लोग इसको एक ट्राई देंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आइए कुछ नया सीखते हैं। ग्रीन पार्टनरशिप एक ऐसा पार्टनरशिप, एक ऐसा समझौता जो ग्रीन होगा, जो हरा होगा। इसका मतलब क्या है? हम एक ग्रीनर फ्यूचर, एक ग्रीनर अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पार्टनरशिप के जरिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे। अब बात किसकी हो रही है? ऑन यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट। अमेरिका और भारत के बीच में क्लाइमेट समझौते की बात कर रहा है। अब देखो इसको टाइटल पैराग्राफ से मालूम चलेगा डिटेल में क्या कहना चाह रहा है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। रोज़ आपको इसी वक्त पे मंडे टू फ्राइडे ऐसी वीडियोस मिलती हैं। साथ में वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करो, चैनल को ग्रोथ होती है ना। कह रहे द यूएस इंडिया क्लाइमेट पैक्ट हैज़ द पोटेंशियल टू एड सस्टेनेबल पोस्ट पैंडमिक डेवलपमेंट। कह रहे यूएस और अमेरिका और इंडिया के बीच का जो क्लाइमेट पैक्ट है, ये पैक्ट नाम के वर्ड को देख लेना। पैक्ट का मतलब होता है समझौता। अभी इस पे आएंगे फिर से घूम के, ठीक है। कह रहे अमेरिका और इंडिया के बीच का जो समझौता है उसमें है पोटेंशियल, उसमें है ताकत। अच्छा भाई, किस चीज़ की? एड करने की, हेल्प करने की। अच्छा, किस चीज़ को? सस्टेनेबल पोस्ट पैंडमिक डेवलपमेंट को। ऐसी डेवलपमेंट को, ऐसे विकास को जो पैंडमिक के बाद होने वाला है, महामारी के बाद होने वाला है, और जो सस्टेनेबल होगा, अपने आप आगे से आगे चलता रहेगा, फिजिबल होगा, वाइबल होगा, अप्रोप्रिएट होगा। सस्टेनेबल हर वो चीज़ है जो एक बार शुरू हो जाती है और फिर अपने आप आगे चलती रहती है। आपको बार बार उसको धक्का नहीं मारना पड़ता। समझ गए सेंटेंस को? पैक्ट आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट है ब्लू कलर में, हैज़ आपकी वर्ब है, मेन वर्ब पिंक कलर में, सब्जेक्ट वर्ब आपके सामने मार्क्ड है अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए। अब इस सेंटेंस पे देखने वाली चीज़ों पे आओ। सस्टेनेबल मैंने आपको बता दिया ना, अच्छा वर्ड है। पैक्ट जो है ना, पैक्ट ये वर्ड बना है कॉम्पैक्ट से। कॉम्पैक्ट एक नाउन भी, एक एडजेक्टिव भी है। एडजेक्टिव वाला मीनिंग सब जानते हैं कॉम्पैक्ट का, नाउन वाला मीनिंग बहुत कम लोग जानते हैं। एडजेक्टिव फॉर्म में मतलब होता है साइज में छोटा, जैसे कॉम्पैक्ट क्वेश्चन, कॉम्पैक्ट कार है ना, साइज में छोटी। लेकिन नाउन फॉर्म में कॉम्पैक्ट का मतलब होता है एक अग्रीमेंट या एक ट्रीटी। उसी कॉम्पैक्ट को हमने शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पैक्ट। समझ गए ना? तो इस वर्ड का ओरिजिन यही है, कॉम्पैक्ट। चलिए एक समरी मैं आपको दे देता हूँ किस बारे में लिखा हुआ है, आपको मालूम चले। और बहुत इंटरेस्टिंग समरी है। समरी ये है कि देखो, दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग के लिए 3 सबसे बड़ी कंट्रीज जिम्मेदार हैं। नंबर 1 पे अमेरिका सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है, नंबर 2 पे चाइना, नंबर 3 पे इंडिया। अब दिक्कत क्या है? चाइना, अमेरिका, रशिया है ना, ये सब कंट्रीज़ ऑलरेडी 100 साल में इतना धुआं छोड़ चुकी हैं और रिच नेशंस बन भी चुकी हैं ना, अमीर कंट्रीज़ बन चुकी हैं। लेकिन अब जब इंडिया जैसी कंट्रीज़ की डेवलपमेंट की बारी आई तो ये कंट्रीज़ क्या बोल रही हैं? आप अपने देश में पोल्यूशन को कम करो। अब दिक्कत क्या है? इंडिया जैसी कंट्रीज़ का ये कहना है कि अब तो हमारा विकास करने का वक्त आया है, फैक्ट्रीज लगाने का टाइम आया है। आप बोल रहे हो धुआं मत छोड़ो। आपने खुद ने तो पैसा कमा लिया और हमारे ऊपर अब जो है सर पे अब जो है आकर के चढ़ गए हो। अब इसका हल ये है इस पॉलिटिक्स का कि इंडिया जैसी कंट्रीज़ को रिच नेशंस पैसा देंगी धुआं कम छोड़ने की एवज में। अब इसी सिलसिले में इंडिया और अमेरिका के बीच में एक क्लाइमेट पैक्ट हुआ है जिसमें इंडिया ने भरोसा दिलाया है कि हम पोल्यूशन कम करेंगे, और यूएस ने बोला है हम भी कम करेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे फाइनेंशियली। समझ गए ना? आज बहुत ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है इस समझौते से, ऑप्टिमिस्टिक आज की टोन है। साथ ही साथ थोड़ा कंसर्न भी है कि अमेरिका ने जो बोला है उस पर वो खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा। समझ गए? शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कुछ लोग चैनल पर नए आए हैं और जानना चाहते हैं सर हम शुरुआत कहाँ से करें। देखो, शुरुआत करना है आपको अपने बेसिक से। अगला जो भी एग्जाम आप अगले 6 महीने बाद दोगे, 4 महीने बाद दोगे या 1 साल बाद दोगे, आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और आपको मज़ा आना चाहिए इंग्लिश के सेक्शन में। बेसिक्स आप कहाँ से स्ट्रॉन्ग करोगे? चैनल के होम पेज पे रखी हुई इस प्लेलिस्ट से
कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बार बार बताता हूँ मैं, यही वो 35 वीडियोज़ हैं जो पूरा ग्रामर का कोर्स आपका करवा देंगी एसएससी और बैंक्स का। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आज से शुरू करो, 15 दिन में इस सीरीज़ को पूरा करो ताकि आप अच्छे से इंग्लिश में अपना बेस बिल्ड कर सको। इसके नीचे आपको पेड कंटेंट मिलता है, बैंकिंग का अलग, एसएससी का अलग। ये बैंकिंग की प्लेलिस्ट है ऊपर वाली, ये एसएससी की है नीचे वाली। इस कंटेंट को आप छोटा सा कंट्रीब्यूशन दे करके देख सकते हैं। मैं आपको एग्जाम की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताता हूँ, है ना। आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे चैनल पे और इस वीडियो को प्ले करेंगे, यहाँ पे सब कुछ समझाया हुआ है क्या क्या आपको मेंबरशिप में मिलता है इन प्लेलिस्ट के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा था यूएस इंडिया क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप raises expectations that the coming decade will see sustained financial and technological cooperation between the two countries to cut greenhouse gas emissions। कह रहा है अमेरिका और इंडिया के बीच में क्लाइमेट और क्लीन एनर्जी एजेंडा जो है ना 2030 का, और जो इसकी पार्टनरशिप है, समझ गए ना। कह रहा है ये जो एजेंडा है, इसका जो प्लान है, जो इसकी पार्टनरशिप है, ये रेज करती है, उठा देती है इन एक्सपेक्टेशंस को, इन आशाओं को। और कौन सी आशाएं? दैट वो ये कि जो आने वाला डेकेड है, जो आने वाले 10 साल हैं, वो देखेंगे सस्टेन्ड फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन को, वो देखेंगे लगातार बने हुए आर्थिक और तकनीकी सहयोग को। और किस किस के बीच? दोनों कंट्रीज़ के बीच में, अमेरिका और जो है इंडिया के बीच में। और किस काम के लिए? कट करने के लिए ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को कट करने के लिए, पोल्यूशन को, धुएँ को। समझ गए ना। एक्सपेक्टेशन, ये जो पार्टनरशिप है, एजेंडा जो है, इसकी वर्ब है रेजिस, कमिंग डेकेड की वर्ब है विल सी, है ना। सब्जेक्ट वर्ब आपने पकड़ लिया। एमिशंस क्या होते हैं? जो धुआं निकलता है ना, डिस्चार्ज होता है धुएं का, रेडिएशन होता है, उसको कहते हैं एमिशन। एमिशन के लिए एक और अच्छा वर्ड अपने पास, एमिनेशन। किसी चीज़ का कहीं से बाहर निकलना एमिनेट होना कहलाता है, वहीं से हमने नाउन बनाया एमिनेशन। इस सेंटेंस में एक बहुत ही प्यारा ग्रामर कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है भाई? ध्यान से देख लो, स्टेटिव वर्ब्स का। ये सारी वर्ब्स जो आप देख रहे हो ना, मैंने इनको 4 कैटेगरीज में बांट दिया है। पहली कैटेगरी है थॉट्स और ओपिनियन, एग्री करना, बिलीव करना, डाउट करना, गेस करना, इमेजिन करना, है ना। फील और इमोशंस, डिसलाइक करना, प्यार करना, लव करना, हेट करना। सेंसेस, देखना, सुनना, स्मेल करना, सीम करना, टेस्ट करना। और लास्ट में पोजेशन, बिलोंग करना, रखना, मेजर करना, ओन करना, पजेस करना, वे करना। ये सारी कहलाती है स्टेटिव वर्ब्स। वैसे तो इनको मैंने आपको ग्रामर सीरीज में बहुत डिटेल में करवा दिया है, यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं रिवाइज। इन वर्ब्स की खासियत है, क्या खासियत है? ये वर्ब्स कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होंगी जब ये स्टेटिव फॉर्म में होंगी। स्टेटिव का मतलब क्या होता है? ये एक अवस्था को दिखाती हैं, एक स्टेट को दिखाती हैं। अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो करते हो, नहीं करते हो तो नहीं करते हो। अग्री करना या ना करने के अंदर कभी भी कंटिन्यूस टेंस यूज़ नहीं होगा। अगर आप अपने भाई जैसे दिखते हो तो रिसेंबल करते हो, अब रिसेंबल करते हो तो करते हो, नहीं करते हो तो नहीं करते हो। कभी भी वर्ब के आईएनजी फॉर्म लगा करके नहीं बताओगे आई एम रिसेंबलिंग माई ब्रदर। कोई एक्शन नहीं हो रहा है, एक स्टेट बता रहा है कि मेरा और मेरे भाई का चेहरा एक जैसा है। अगर आप किसी से प्यार करते हो तो करते हो, हेट करते हो तो करते हो, नहीं करते हो तो नहीं करते हो। तो कभी ये मत लिखा ना आई एम लविंग हर, है ना, आई एम लविंग इट, ये गलत होता है। लव जैसी वर्ब्स को, हेट जैसी वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते। समझ गए ना। ये स्टेटिव वर्ब्स हैं, इनको दिमाग में बिठा लें, बार बार इन पे क्वेश्चंस बनेंगे। क्वेश्चंस होंगे इस टाइप के, आई एम हैविंग 2 कार्स, मेरे पास 2 कारें हैं। यार तेरे पास हैं या नहीं है? या तो हैं या नहीं है। है मतलब कंटिन्यूस टेंस में, इसका क्या मतलब है? हैव का मतलब होता है बिलोंग करना, किसी चीज़ को रखना। बिलोंगिंग और पोजेशन के लिए स्टेटिव वर्ब्स को कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करना। तो क्या करना है भाई? आई एम हैविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को आप बदल देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बस एक ही काम करना होता है। इनको सभी वर्ब्स को आप इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं एरर के क्वेश्चंस में। तो आई एम हैविंग को लिख दूंगा आई हैव 2 कार्स, आई हैव 2 कार्स। अब इस सेंटेंस को देखो, शी इज़ हैविंग डिनर राइट नाउ, वो खाना खा रही है अभी। अब आपने इस फॉर्मूला को समझा, इज़ हैविंग को हैव में चेंज करना था, आपने चेंज कर दिया। इज़ हैविंग को हैव में चेंज कर दिया। ध्यान देना, रट्टे मत मारा ना तोते के जैसे। यहाँ पे कार को रखने की बात हो रही थी, यहाँ पे खाना को खाने की बात हो रही है। खाना खाना एक स्टेटिव वर्ब नहीं है, खाना खाना एक एक्शन वर्ब है। हैव वर्ब खाने को भी बताती है, हैव वर्ब रखने को भी बताती है। अब यहाँ पे हैव का मतलब है किसी चीज़ को खाना। खाने को स्टेटिव वर्ब मान करके कंटिन्यूस से इंडेफिनिट में मत बदल लेना, ये कंटिन्यूस टेंस है, बिल्कुल ठीक है। समझ गए ना। मीनिंग देखना उस वर्ब का क्या निकल रहा है, स्टेटिव निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर कुछ और मीनिंग निकल रहा है ना, तो ये रूल मत चिपकाए ना जा करके। आई एम हेटिंग हर, मैं उसे नफरत कर रहा हूँ। अरे कोई कुछ टाइमर लगा के कर रहा है क्या? सुबह 10 बजे शुरू किया था, 4 बजे शाम को ख़त्म किया। नफरत करता है या नहीं करता? अगर ऐसा है तो आई एम हेटिंग को आई हेट हर,
समझ गए ना, स्टेटिव वर्ब है, इसको फटाफट आप बदल देंगे किसके अंदर, जो है इंडेफिनिट टेंस में। आई वॉज विशिंग हर गुड लक, मैं उसको गुड लक कर लेना इसको, मैं उसको गुड लक जो है विश कर रहा था। अरे इसका क्या मतलब है, विश किया या नहीं किया, किया ना, तो विश करने के अंदर टाइम नहीं लगता, 1 सेकंड का काम है। आप क्या करेंगे, आई विश्ड हर, आई विश्ड हर, वॉज है ना तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। लास्ट में बची है सी वर्ब, ये और भी स्पेशल होती है। वैसे तो कभी भी स्टेटिव वर्ब के हिसाब से ये कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती, लेकिन कभी कभी आएगी, ध्यान से देखना। आई एम सीइंग एन एनिमी एयरक्राफ्ट, मैं एनिमी का एक प्लेन देख रहा हूँ, एयरक्राफ्ट देख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, आपने स्टेटिव वर्ब को आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया है। देख रहा हूँ क्या होता है, देख रहा है या नहीं, तुमने देखा या नहीं देखा, देखा ना, तो आई एम सीइंग नहीं, आई सी एन एनिमी एयरक्राफ्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे, यहाँ पे इसका मतलब पता है क्या है, डॉक्टर को सी करने का मतलब होता है डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना। इसका मतलब है शाम को डॉक्टर के पास जाने वाला हूँ मैं। आई एम सीइंग अ डॉक्टर टुडे, सीइंग को वर्ब के आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं इस वर्ब को, लेकिन उसका मीनिंग तब होगा किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना या किसी को डेट करना। आई एम सीइंग हर, मैं उसको डेट कर रहा हूँ, है ना, ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो डेटिंग और प्रिस्क्रिप्शन के लिए सी की आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है, अदरवाइज आप जो है इसकी स्टेटिव फॉर्म को कभी भी कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़े। वीडियोस लंबी हो जाती हैं इन कॉन्सेप्ट्स की वजह से, लेकिन तरीका यही है, आप कॉन्सेप्ट सीखो और बार बार रिवाइज करो जब तक आपके दिमाग में नेचुरली वो बैठ ना जाए, ठीक है। आ जाओ। कह रहा है एट द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट ऑर्गेनाइज्ड बाय द यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, द वर्ल्ड्स अटेंशन वॉज फोकस्ड ऑन कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाइएस्ट कार्बन एमिशंस। तो एक लीडर्स की समिट हुई थी, एक राजनेताओं की एक शिखर वार्ता हुई थी, और किस पे, पर्यावरण पे, क्लाइमेट पे। जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था, पास्ट पार्टिसिपल है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन के द्वारा। कह रहे इस मीटिंग में हुआ क्या, कह रहे जो वर्ल्ड की टेंशन है, दुनिया का जो ध्यान है, उसको फोकस किया गया उन देशों पे जो रिस्पॉन्सिबल थी, जिम्मेदार थी सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशंस के लिए, सबसे ज़्यादा धुआं छोड़ने के लिए। समझ गए, अटेंशन की वर्ब है वॉज फोकस्ड, पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है ना। चलिए आगे, इसमें कुछ देखने वाला है नहीं, है ना। अब देखो बता रहा है इसमें कौन ज़्यादा और कौन कम, कितना एमिशन कौन छोड़ता है। कह रहा है इंडिया रैंक्स थर्ड behind the US and China, although its per capita CO2 emissions are less than 60% of the global average, as PM नरेंद्र मोदी pointed out। कह रहा है इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, इंडिया रैंक्स थर्ड, और किसके पीछे भाई, अमेरिका के पीछे और चाइना के पीछे। हालांकि हमारी जो पर कैपिटा CO2 एमिशंस हैं, मतलब हर आदमी का अगर एवरेज निकाल दें इंडिया में 130 करोड़ लोगों का, तो कह रहा है वो है ना लेस है, कम है 60% जितने, 60% से, और किसके, सारी दुनिया के एवरेज के। मतलब दुनिया अगर 100 एमिशन करती है तो हमारा 60 से भी कम एमिशन है पर कैपिटा। ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने पॉइंट आउट किया इस मीटिंग के अंदर, सबके सामने इशारा किया। समझ गए, तो इंडिया भले ही तीसरे नंबर पे हो, लेकिन अमेरिका हमारी 1/4 पॉपुलेशन से भी कम होने के बावजूद, है ना, हमारे से ज़्यादा एमिशंस कर रहा है, और चाइना तो कर ही रहा है। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, इंडिया की वर्ब रैंक्स, एमिशंस की वर्ब है आर। ग्रामर कॉन्सेप्ट मैं आपको करवा देता हूँ, बहुत ही प्यारा है, कई बार कर चुके हैं पर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना। देखो 2 वर्ड्स अपने पास इंग्लिश में, पहला है लेस, दूसरा है लेसर। लेस और लेसर के बीच में आपको डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है ये लेस और लेसर एक ही बात है, लेकिन ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। पहले मैं आपको बता देता हूँ दोनों का मीनिंग क्या होता है, फिर ट्रिक से बताऊँगा कैसे करना है। देखिए लेस जो है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री है। लिटिल मतलब ना के बराबर, थोड़ा सा। लेस मतलब उससे भी कम। लीस्ट मतलब बिल्कुल कम, ठीक है ना। लिटिल, लेस और लीस्ट, इनका बिल्कुल उल्टा है मच, मोर और मोस्ट, ठीक है। तो लेस और मोर जो है एक दूसरे के एंटोनिम है। मच की कंपैरेटिव डिग्री और लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है। और लेसर जो है ना, लेसर, ये ग्रेटर का एंटोनिम है। ग्रेटर मतलब ज़्यादा महान, लेसर मतलब कम महान। कोई चीज़ ज़्यादा बड़ी होती है तो ग्रेटर, महान होती है तो ग्रेटर, और कम महान होती है तो लेसर। तो लेस और लेसर के बीच में डिफरेंस करना हो तो उसकी एक सीधी सी ट्रिक है, आप मोर और ग्रेटर को रख के देख लें। अगर मोर सेट बैठ जाए तो लेस आएगा, समझो मेरी बात को। आपको देखना लेस आएगा या लेसर आएगा, दोनों में से एक। आप उस ब्लैंक के अंदर मोर और ग्रेटर को रखने की कोशिश करें। अगर ग्रेटर सेट बैठ रहा है तो समझ लेना लेसर ही आएगा, और अगर मोर सेट बैठ रहा है तो समझ लेना लेस आएगा। और अगर खुदा ना खासा दोनों ही सेट बैठ रहे हैं तो दोनों में से कुछ भी लगाए ना, लेस और लेसर। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। आई हैड लेस या लेसर देन 50 रुपी लेफ्ट व्हेन आई चेक्ड माई बैंक बैलेंस। जब बैंक बैलेंस मैंने देखा तो मेरे पास 50 रुपये से कम जो है बैंक बैलेंस में बचे हुए थे। अब देखो लेस और लेसर में से चूज़ करना है। लेस का मतलब होता है कम, लेसर का मतलब होता है कम महान। क्या रुपए महान होते हैं क्या?
कम महान, ज़्यादा महान, ग्रेटर लेसर, ऐसे होते हैं क्या रुपए? नहीं, हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं तो मैं यूज़ करूँगा लेस को। फॉर्मूला लगा के देख लो, यहाँ पे मोर लगा के देखो, आई हैड मोर देन 50 रुपी लेफ्ट। मोर लगाओगे तो मोर भी सेट बैठेगा, लेस लगाना, इसी से हमें पता लगा कि यहाँ पे लेस और लेसर में से लेस को चूज़ करेंगे। ग्रेटर लगा के देखोगे ना, ग्रेटर सेट नहीं बैठेगा यहाँ। द एससी ट्रांसफर द केस टू ए लेस या लेसर कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया केस को एक छोटी अदालत को। अब देखो यहाँ पे लेस क्वांटिटी की बात नहीं हो रही, कम महान अदालत को, जो सुप्रीम कोर्ट से कम हो, मतलब छोटी हो अपने कद के अंदर। तो यहाँ पे लेसर कोर्ट की तरफ किया गया है, ना कि लेस कोर्ट की तरफ। आप ग्रेटर लगाओगे तो इसका मतलब हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ने अपने से बड़ी कोर्ट को ये केस जो है ट्रांसफ़र किया। ग्रेटर भी सेट बैठेगा, लेसर भी सेट बैठेगा, यहाँ से मुझे पता लगा क्या लगाना है। द विक्ट्री वॉज नथिंग, यहाँ पे देन निकाल देना। द विक्ट्री वॉज नथिंग लेस या लेसर देन अ मिरेकल। जो विक्ट्री थी वो एक मिरेकल से कम नहीं थी, चमत्कार से कम नहीं थी। अब यहाँ पे महान की बात नहीं हो रही, ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पे बात हो रही है लेसर देन, लेस देन, है ना। तो विक्ट्री जो है एक चमत्कार से बिल्कुल भी कम नहीं थी, तो हम यहाँ पे लिटिल लेस और लीस्ट वाला लेस यूज़ करेंगे। चलिए आगे बढ़े। देयर इज लिटिल कॉन्फिडेंस इन अ पैंडेमिक स्ट्रिकन वर्ल्ड, हाउएवर दैट फ्यूचर ग्रोथ पैथवेज विल बी अलाइंड अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। ये सेंटेंस आपको समझ में नहीं आएगा, इसको समझने का एक ही तरीका है, ये हाउएवर है ना, सेंटेंस एडवर्ब होती है, इसको शुरू में ले आओ, समझ गए ना, ऐसे पढ़ो उसको। हाउएवर हालांकि बहुत ही कम कॉन्फिडेंस है, बहुत ही कम विश्वास है, आत्मविश्वास है एक पैंडेमिक के स्ट्रिकन वर्ड में, महामारी के चोट खाए हुए वर्ड में। अच्छा, किस चीज़ का आत्मविश्वास? अब हाउएवर को तो मैंने निकाल दिया, दैट इस चीज़ का कि फ्यूचर के जो ग्रोथ पैथवेज हैं, फ्यूचर के जो विकास के रास्ते हैं, पैथवे मतलब रास्ता, वो अलाइंड अवे होंगे, वो दूर हट जाएंगे फॉसिल फ्यूल से, कच्चे तेल से, मतलब जो है पेट्रोल के प्रोडक्ट से। तो दुनिया जो है महामारी से चोट खाई हुई है, अब सारी दुनिया जो है ना एक ही काम करेगी, खूब पेट्रोल को जलाएगी ताकि अपने देश में फिर से व्यापार को, फिर से इकॉनमी को खड़ा कर सके। तो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है दुनिया के अंदर आज की डेट के अंदर, समझ गए। हाउएवर को शुरू में लाओगे तो आपको पता लग जाएगा कॉन्फिडेंस किस चीज़ का नहीं है, दैट लगा के इसने बताया इस चीज़ का नहीं है। देखने वाला इसमें कुछ है नहीं, इज आपकी वर्ब है, लिटिल कॉन्फिडेंस सब्जेक्ट है, अलाइंड अवे मतलब किसी से हट के दूर हो जाना है ना, स्टेयर अवे हो जाना मतलब किसी जो है रास्ते से अलग हो जाना। बढ़े आगे, कह रहा द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी in fact expects a dramatic rise in emissions as countries race to shake off the impact of the coronavirus as they did after the 2008 financial crisis। वही बात बोल रहा है, कह रहा है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ना, ये एक एजेंसी है जो पोल्यूशन को जो है मेज़र करती है दुनिया भर में। कह रहा वास्तव में ये जो एजेंसी है ना एक्सपेक्ट कर रही है एक बहुत ही बड़े उठाव को, राइज को, इंक्रीज़ को कार्बन के एमिशंस में, धुएं के निकलने में। कह रहा जैसे ही कंट्रियां रेस करेंगी, जैसे ही कंट्रियां जो है एक दूसरे से होड़ में आती हैं कि वो शेक ऑफ करें, वो जो है डिस्पोज ऑफ करें, छुटकारा जो है अपना छुड़वाएं, और किससे? इम्पैक्ट से, इस कोरोना वायरस के, जैसा कि उन्होंने किया भी था 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। तो जैसे दुनिया में कुछ क्राइसिस आता है, कुछ मंदी आती है, कोरोना आता है, उसके बाद 1-2 साल है ना, हर कंट्री जो है खूब पेट्रोल जलाती है ताकि हमारे देश में प्रोडक्शन करें, हम फिर से इकोनॉमी को रास्ते पे लाएं। तो ये जो एजेंसी है यही चीज़ को एक्सपेक्ट कर रही है कोविड के बाद, समझ गए। सिंपल सेंटेंस, शेक ऑफ करना मतलब पीछा छुड़ाना, गेट रीड ऑफ करना, डिस्पोज ऑफ करना। गलती इसमें क्या होती है, देखो शेक ऑफ में OFF लगा ना, अब ये गेट रीड ऑफ में भी आपके दिमाग में रह जाएगा OFF, याद रखना सिंगल एफ आता है, कभी भी ऑफ गेट रीड ऑफ में कभी भी OFF मत लगाए ना, है ना। डिस्पोज ऑफ में भी ऐसा ही है, OFF मत लगाए ना। चलो, क्लासिक क्वेश्चंस हैं SSC के, है ना। कह रहा येट द ईयर्स टू 2030 एज प्रेसिडेंट बाइडेन पुट इट आर पार्ट ऑफ ए डिसाइसिव डेकेड एंड एक्शन टू स्केल अप फंडिंग एंड इनोवेशन कैन हेल्प ऑल कंट्रीज मूव closer to keeping global warming well below 2 degrees C or even 1.5 degrees C as the Paris Agreement envisages। कह रहा है फिर भी जो ईयर्स है ना 2030 तक, मतलब 2021 से 2030 की बात कर रहा है, 8-9-10 साल जो बचे हैं उनकी बात कर रहा है। कह रहा है जैसा कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने पुट भी किया, पुट करने का मतलब होता है रखना या किसी बात को कहना, जिस बात को बाइडेन साहब ने रखा भी। कह रहे ये जो ईयर्स है ना 9 साल, ये हैं आर एक हिस्सा एक बहुत ही डिसाइसिव डेकेड का, एक हिस्सा बहुत ही निर्णायक एक दशक का। डिसाइसिव मतलब जिसमें से डिसीजन निकलेगा जो बहुत क्रिटिकल है आने वाले टाइम के लिए। और कह रहे जो एक्शन है स्केल अप करने का, धीमे धीमे ऊपर लाने का, फंडिंग को और इनोवेशन को, वो हेल्प कर सकता है सभी कंट्रीज़ को कि वो मूव कर जाएं और ज़्यादा नज़दीक, और किस चीज़ के,
कीप करने के, बनाए रखने के ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और यहाँ तक कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पे, जैसा कि पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था वो भी परिकल्पना करता है, एनविसेस करता है, विजुलाइज करता है। समझ गए ना। तो प्रेसिडेंट बाइडन ने यही बोला इस मीटिंग के अंदर, अगले 9 साल बहुत क्रूशियल हैं, डिसाइसिव डेकेड हैं, और अगर हमने कोई मूव या हरकत या एक्शन किया तो सारी कंट्रीज जो है ना वो अपना जो है ग्लोबल वार्मिंग का टारगेट जो है 2 डिग्री सेल्सियस से कम रख पाएंगी, या हो सकता है 1.5 पे ले आए, है ना। और पेरिस एग्रीमेंट भी इसी चीज़ की आशा करता है। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब मैच करने पड़ेंगे। ईयर्स टू 2030 की वर्ब है आर, एक्शन की वर्ब है कैन हेल्प, प्रेसिडेंट की वर्ब है पुट, है ना, और एग्रीमेंट की वर्ब है एनविसेस। एनविसेस करना मतलब किसी चीज़ के बारे में सोचना, परिकल्पना करना बोलते हैं हिंदी के अंदर, है ना। किसी काम को करने की प्लानिंग करना, विजुलाइज करना, इमेजिन करना। स्केल अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर लाना। अब देखो 4 अपने पास फ्रेजल वर्ब्स हैं, स्केल अप, लेवल अप, रैम्प अप और रैचेट अप। लास्ट वाली सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अच्छी फ्रेजल वर्ब है। चारों का मतलब होता है धीमे धीमे किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैनर में इंक्रीज करना, ठीक है। रैचेट अप को ध्यान रखना जरूर से, बहुत अच्छी फ्रेजल वर्ब है। डिसाइसिव बता दिया, निर्णायक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्लोजर टू कीपिंग, क्लोजर टू कीपिंग। बहुत लोग पूछते हैं सर कमेंट्स में, सर वो टू के बाद में कहाँ पे आईएनजी आता है, हमें बता दें ज़रा। अगर तुम पूरा एडिटोरियल देखो, 10 दिन देख लो, तो 10 दिन में कम से कम 2 बार मैं बताता हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को। आज फिर आया है, फिर सारी लिस्ट दिखा रहा हूँ मैं। टू के बाद में कब आईएनजी फॉर्म लगेगी, ऐसे 25-30 फ्रेज हमारे पास ऑलरेडी एक लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट का स्क्रीनशॉट लें और ध्यान रखें इनमें टू के बाद में अगर आएगी वर्ब तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। अब इसी में देख लो क्लोज टू, क्लोज की सेकंड फॉर्म है क्लोजर, है ना, कंपैरेटिव डिग्री। तो क्लोज टू या क्लोजर टू के बाद में भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगाई हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। चलो देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू द बायलैटरल पैक्ट that could be transformative for energy intensive sectors in India, starting with renewable power expansion to 450 gigawatts. कह रहे पेरिस एग्रीमेंट में वहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, पहलू, फेसेट। तो कई सारे पहलू हैं इस बायलैटरल पैक्ट में जो इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ है, और जो कि हो सकता है आने वाले टाइम में ट्रांसफॉर्मेटिव, बड़ा बदलाव लाने वाला। और किसके लिए, एनर्जी इंसेंटिव सेक्टर्स के लिए, ऐसे सेक्टर्स के लिए जिसमें बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है। और स्टार्ट कैसे होगा ये होगा रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन के साथ ही 450 गीगावाट्स तक। तो ऐसा होने वाला है आने वाले टाइम में। इंडिया अमेरिका ने जो समझौता किया है ना, इंडिया का एनर्जी सेक्टर इससे पूरी तरह से बदल जाएगा, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है हमारी इतनी जो है कैपेसिटी हो जाएगी, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है ना, ये सब जो है रिन्यूएबल एनर्जी कहलाती हैं। अब इसमें देखने वाला एक ही वर्ड आया है, एस्पेक्ट देख लेना, पहलू को बोलते हैं, इसका सिनोनिम है फेसेट। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाए, बड़ा बदलाव लाए, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है हमारे पास, मेटामॉर्फिक। मेटा मतलब बड़ा, मॉर्फिक मतलब बदलाव लाने वाला। मॉर्फ रूट का मतलब होता है बदलाव, है ना, परिवर्तन। तो मेटामॉर्फिक और ट्रांसफॉर्मेटिव दोनों एक दूसरे के बन गए, क्या बन गए, सिनोनिम्स। चलो आगे बढ़ते हैं। With open source technologies, India could incorporate innovative materials and processes to decarbonize industry, transport and buildings, the biggest emitters apart from power. कह रहा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के साथ। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी होती है भाई, जिनका सोर्स हो ओपन। एक जेनरिक से टर्म मैं बता देता हूँ मैं, ओपन सोर्स का मतलब है जिसका कोई पेटेंट ना हो। अमेरिका की टेक्नोलॉजी इंडिया यूज़ कर रहा है, इंडिया की पाकिस्तान यूज़ कर रहा है, समझ गए ना। ओपन सोर्स है, सब अपने हिसाब से अपने जो है जैसे यूज़ करना करो। कह रहा है ऐसी टेक्नोलॉजीज़ के साथ ही इंडिया इनकॉर्पोरेट कर लेगा, इंडिया इन्वॉल्व कर लेगा, अपने आप में जो है शामिल कर लेगा इनोवेटिव मटेरियल्स को और प्रोसेसेस को, बहुत ही नए टाइप के मटेरियल और प्रोसेसेस को। क्यों करेगा भाई ये, डीकार्बनाइज करने के लिए इंडस्ट्री को, पूरी इंडस्ट्री में से कार्बन एमिशंस को कम करने के लिए, धुएं को कम करने के लिए। अच्छा, ट्रांसपोर्ट को और बिल्डिंग्स को, दोनों ही चीज़ों को। कह रहे ये जो है सबसे बड़े एमिटर्स भी हैं, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग ही हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा जो है धुआं निकलता है ना, इन तीनों कामों के अंदर। कह रहे खास ही साथ ही साथ अपार्ट फ्रॉम पावर के, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है इसी के साथ में, पावर मतलब पावर सेक्टर, समझ गए ना। तो ये तीनों चारों सेक्टर से ही सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। इंडिया अब इनके अंदर कुछ इनोवेशन लाएगा, यूएस की टेक्नोलॉजी के जरिए यहाँ पे हम धुआं कम जो है कर पाएंगे। अब इस सेंटेंस में ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है, पहले मैं आपको बता दूं। डीकार्बनाइज आप समझ गए होंगे, कार्बन एमिशन को कम करना, धुएं को कम करना। इंडिया की वर्ब है कुड इनकॉर्पोरेट, इनकॉर्पोरेट मतलब शामिल करना, किसी चीज़ को इन्वॉल्व करना अपने अंदर।
तो इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड्स के बीच का डिफरेंस। देखो ये करवा तो मैं कई बार चुका हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, बार बार आपको सीखना पड़ेगा, है ना, दिमाग में बिठाने के लिए। बिसाइड्स और अपार्ट फ्रॉम दोनों एक दूसरे के हैं सिनोनिम। हिंदी में दोनों का मतलब होता है साथ ही साथ, इंग्लिश में होता है एडिशनली, मतलब ये तो है ही, इसके साथ में ये भी। अब इनमें फ़र्क भी है। फ़र्क ये है, बिसाइड्स को कभी भी नेगेटिवली यूज़ नहीं होता, अपार्ट फ्रॉम को चाहे पॉजिटिवली करो चाहे नेगेटिवली करो, समझ गए ना। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर बिसाइड्स को यूज़ करके ना आए। चलो अब इसको यूज़ करके देखेंगे। बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम हर, मेगा एंड रोहन आर ऑल्सो इन माई टीम। उसके साथ साथ, मतलब वो तो है ही, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम जो भी आप लगाओगे हर, उसके साथ साथ मेगा और रोहन भी मेरी टीम के अंदर हैं। सेंटेंस से नेगेटिव फीलिंग आ रही है या पॉजिटिव आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। नोट दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा। अगर ऐसा है, सेंटेंस पॉजिटिव है, तो चाहे तो बिसाइड्स लगाया हो चाहे अपार्ट फ्रॉम लगाया हो, आपकी इच्छा आपकी श्रद्धा, समझ गए। फर्स्ट सेंटेंस में दोनों ही ठीक है। अगला देखो, बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम हर नोबडी एल्स इज इन माई टीम। उसको छोड़ के मेरी टीम में कोई भी नहीं है। कैसी फीलिंग आ रही है भाई सेंटेंस की? सेंटेंस की फीलिंग आ रही है नेगेटिव। नोबडी, समझ गए ना, नेगेटिव एडवर्ब हो, नोट आ जाए, नो आ जाए, अगर सेंटेंस में कुछ भी नेगेटिव हो तो सेंटेंस नेगेटिव फीलिंग वाला होगा। नेगेटिव होगा तो मेरे भाई कभी बिसाइड मत लगा के आना, हटा दो उसको। अपार्ट फ्रॉम हर नोबडी एल्स इज इन माई टीम, समझ गए ना, बस यही कॉन्सेप्ट है। वैसे ही बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आई हैव बीन अ टीचर ऑफ कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स। इंग्लिश के साथ साथ मैं टीचर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव मैथ्स का भी। अब देखो, इंग्लिश का भी हूँ, मैथ्स का भी हूँ, पॉजिटिव सी बात हो रही है ना। अगर ऐसा है तो दोनों में से जो लगाना लगाया हो। लेकिन अगले वाले को देखो, बिसाइड्स, ये हर क्यों आ गया यार। बिसाइड्स या अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एनीथिंग एल्स। इंग्लिश को छोड़ के मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है कुछ और पढ़ाने का। अब ये सेंटेंस हो गया नेगेटिव, नो आ गया, नेगेटिव फीलिंग भी आ रही है। क्या करना है? सीधे सीधे से बिसाइड्स निकाल दो। बिसाइड्स कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के अंदर नहीं आएगा। तो अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग एनीथिंग एल्स। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर वाले सारे कॉन्सेप्ट हो गए, है ना। बाकी बचा हुआ एक पैराग्राफ है अपना, और ईजी है पढ़ने में। कह रहा है, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज टेंड टू व्यू इंडियाज रिलक्टेंस टू कमिट टू ए नेट जीरो एमिशंस टारगेट एज recalcitrance, but the climate change crisis originated not here but in the industrialized world which has used up much of the world's carbon space। ये वाला जो सेंटेंस है पूरे आर्टिकल की आत्मा है, इसी में ही पूरा आर्टिकल जो है समराइज हो जाएगा। बहुत सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जैसे अमेरिका है, चाइना है, रशिया है ना, जापान है, कह रहा है वो टेंड टू करते हैं, उनकी आदत है। टेंड टू करना मतलब किसी चीज़ को करने का आदी होना। और किस चीज़ की आदत है भाई? देखने की। और किसको? इंडिया की रिलक्टेंस को, इंडिया की झिझक को। भाई इंडिया तैयार नहीं है, रिलक्टेंट है, अनविलिंग है, हेजिटेट कर रहा है, तो इंडिया की झिझक को वो देखते हैं। और झिझक किस चीज़ की? कमिट टू करने की, वादा करने की, नेट जीरो कार्बन एमिशन टारगेट का। भाई इंडिया से बिल्कुल भी धुआं ना निकले, इस चीज़ के वादे को, जो रिलक्टेंस है इंडिया की। कह रहे हैं इसको कैसे देखते हैं वो? व्यू करते हैं इंडिया की डिसओबीडियंस की तरह, इंडिया की डिफाइंस की तरह, कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि तैयार ही नहीं है पोल्यूशन कम करने को, है ना, रिकाल्सिट्रेंट कंट्री है, बहुत ही ट्रबल मेकर कंट्री है। तो ऐसा देखते हैं हमारे को बाकी सारी डेवलप्ड कंट्रीज़। कह रहा है लेकिन जो क्लाइमेट चेंज का जो क्राइसिस है, जो ग्लोबल वार्मिंग का जो क्राइसिस है, वो शुरू नहीं हुआ था यहाँ पे, बल्कि हुआ था इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड में, अमेरिका में, जापान में, और जो है जर्मनी में। कह रहा है वो इंडस्ट्रियलाइज वर्ल्ड जो यूज़ अप कर चुका है, जो कि खपा चुका है ज़्यादातर वर्ल्ड के कार्बन स्पेस के ज़्यादातर जो है वर्ल्ड के हिस्से को। तो 100-150 साल तक इन्होंने खूब धुआं छोड़ा, तब तक कोई पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट था नहीं। जब इन्होंने धुआं छोड़ लिया, पैसा कमा लिया, उसके बाद में अब पड़ गए इंडिया ऐसी कंट्रीज़ के पीछे और बोलते हैं कि आप धुआं क्यों छोड़ रहे हो, और क्यों आप वादा नहीं करते कि धुआं छोड़ना ख़त्म कर देंगे। समझ गए ना। कह रहा है ये जो है क्राइसिस यहाँ शुरू नहीं हुआ था, ये तुम्हारे यहीं शुरू हुआ था आज से 150 साल पहले। अब देख लो सेंटेंस में देखने वाली चीज़ें, सब्जेक्ट वर्ब आप मैच कर लेंगे। रिलक्टेंस होती है आपकी झिझक, किसी काम को ना करने की आपकी इच्छा। रिकल्सिट्रेंट मैंने आपको बता दिया, आपकी डिफाइंस, आप रूल्स को नहीं मानोगे, अपने हिसाब से अपना काम करोगे तो आप रिकल्सिट्रेंट बन जाते हैं, डिसओबीडियंट पर्सन हो जाते हैं ना। यूज़ अप करना मतलब खपा देना, किसी रिसोर्स को, किसी संसाधन को यूज़ कर लेना कहलाता है यूज़ अप करना। कह रहा है फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी शुड देयरफॉर एनविजन ग्रीन डेवलपमेंट अन्यू, providing funding and green technologies as compensation for the emission space lost by poorer country। अब बता रहा है इसका इलाज क्या है। कह रहे एक फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो होगी ना, आगे की तरफ देखने वाली एक जो पॉलिसी होगी, फ्यूचर का ख्याल करने वाली, कह रहे शुड, उसको करना ही चाहिए इस काम को। और देयरफॉर मतलब इसलिए। अच्छा क्या करना चाहिए भाई?
एनविजन करना चाहिए, परिकल्पना करनी चाहिए, विजुलाइज करना चाहिए ग्रीन डेवलपमेंट को एक नए तरीके से। न्यू एक एडवर्ब होती है, इसका मतलब होता है अगेन इन अ न्यू मैनर। जो हो गया सो हो गया, अब आगे का एक नए तरीके से सोचो, है ना, नई शुरुआत, फ्रेश भी बोलते हैं। तो कह रहा है एक ऐसी पॉलिसी अगर बनेगी ना तो उसमें ग्रीन डेवलपमेंट को एक नए तरीके से परिकल्पना करनी पड़ेगी। अब देखो ये कैसे होगी सारी परिकल्पना, प्रोवाइड करते हुए फंडिंग को और ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ को एक कंपनसेशन के तौर पे, एक भरपाई के तौर पे, हर्जाने के तौर पे उस एमिशन स्पेस के लिए जो लॉस्ट हुआ है पूरर कंट्रीज़ के द्वारा। भाई 150 साल तक हमने तो कोई फैक्ट्री लगाई नहीं इंडिया में, अब लगी है पिछले 15 साल के अंदर। तो हमने जो है कार्बन स्पेस जो है एमिशंस का लूज़ कर दिया, सारा धुआं तुमने ही छोड़ दिया पिछले 100-150 साल में। तो उसके बदले हर्जाना दो, हम भी धुआं कम छोड़ेंगे अगर आप हमें नई टेक्नोलॉजी देते हो और फंडिंग देते हो हमारे देश को। समझ गए ना? तो यही होगी नई फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी। चलो आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग 100% आनी चाहिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जैसे मुझे आती है वैसे तुम्हें भी आए, फोकस देना अपना। कह रहा दिस इज अ विन विन गेम सिंस इट वुड एड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, क्लीन अप द एनवायरमेंट एंड क्रूशली हेल्प ऑल कंट्रीज इमर्ज हेल्थियर फ्रॉम द पैंडमिक। कह रहा है ये अगर हो गया ना तो ये एक विन विन गेम होगा, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी जीतेंगी और इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रियाँ भी जीतेंगी, कोई भी हारने वाला नहीं है इस गेम में। कह रहा है क्यों होगा ऐसा, सिंस क्योंकि ये हेल्प करेगा, ये ऐड करेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, एक ऐसी डेवलपमेंट को ऐड करेगा, एक ऐसी विकास को जो आगे अपने आप चलेगा, सस्टेनेबल होगा, है ना। और ये बूस्ट भी करेगा एम्प्लॉयमेंट को, ये साफ भी कर देगा पर्यावरण को, और क्रूशल बात ये है कि ये हेल्प करेगा सभी कंट्रीज़ को इमर्ज होने में, बाहर निकलने में हेल्थियर वे में इस पैंडमिक से। तो अगर आप ऐसा कर दो तो सब लोग जीतने ही वाले हैं, इस जंग में कोई भी हारेगा नहीं, विन विन गेम है ये। कह रहा ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन who announced enhanced ambition at the summit for Britain to cut carbon emissions by 78% by 2035 over 1990 levels, advanced the agenda by calling for climate funding by the rich nations to exceed the decade-old goal of 100 billion. अब देखो बोरिस जॉनसन ने एक अच्छा काम किया है। कह रहा ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर पीएम साहब जॉनसन साहब जिन्होंने अनाउंस भी कर दिया। अच्छा क्या अनाउंस किया भाई, एनहांस्ड एम्बिशन को, एक बढ़ी हुई महत्वाकांक्षा को, एक बढ़ी हुई इच्छा को इस समिट के अंदर, इस मीटिंग के अंदर। और किसके लिए, ब्रिटेन के लिए। और क्या एम्बिशन है, कट कर देंगे कार्बन एमिशंस को 78% से, और कब तक कर देंगे, 2035 तक। अच्छा 78% कब से काउंट होगा, 1990 के लेवल से काउंट होगा, समझ गए ना। तो ये कहना है बोरिस जॉनसन का, 1990 के लेवल को 78% कम करके 2035 में हम जो है इतना कम करके ले आएंगे, ऐसा इन्होंने अनाउंस भी किया। कह रहे ये जो बोरिस जॉनसन है ना, इन्होंने एडवांस किया, इन्होंने आगे बढ़ाया इस एजेंडा को, इस प्लान को। और कैसे, कॉल फॉर करके, आह्वान करके, डिमांड करके क्लाइमेट फंडिंग की, और किसके द्वारा, अमीर देशों के द्वारा। और किसको क्या करने के लिए, एक्सीड करने के लिए 10 साल पुराने गोल को जो है 100 बिलियन का। तो 10 साल पहले इन्होंने सोचा था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में कि $100 बिलियन इंडिया जैसी कंट्रीज़ को मिलेगा ताकि वो पोल्यूशन कम करे। तो बोरिस जॉनसन क्या बोला, हम तो पोल्यूशन तो कम करेंगे करेंगे, साथ ही साथ हम सारी रिच नेशंस को बोलते हैं ये 100 बिलियन है ना, इसको और बढ़ाओ, ये इससे होगा कुछ नहीं, 10 साल पुराना टारगेट है, इससे हमें आगे निकलना है। समझ गए, सब्जेक्ट वर्ब मैच कर रहे हो। जॉनसन की वर्ब एडवांस्ड, कॉल फॉर करना मतलब आह्वान करना, लेकिन किस चीज़ का आह्वान करना, किस चीज़ की डिमांड करना, एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की। कॉल ऑन या अपॉन का मतलब होता है किसी एनिमेट इंसान से किसी जो है डिमांड करना, है ना, किसी इंसान से एनिमेट होना चाहिए। कॉल इन ऑन और कॉल एट दो फ्रेजल वर्ब्स हैं, आपको दोनों अच्छे से आनी चाहिए और टेढ़ी हैं थोड़ी सी। कॉल इन ऑन और कॉल एट, अपने नोट्स निकालो और कमेंट्स में अपडेट करना जिनको याद है। चलो कह रहे फोर्थ, सब मैं ही बता दूंगा तो तुम अपना दिमाग ही नहीं लगाओगे ना, थोड़ा तुम्हारे दिमाग पे थोड़ा सा प्रेशर डालना जरूरी है। कह रहे फॉर द इंडिया यूएस एग्रीमेंट टू यील्ड रिजल्ट्स, द बाइडन या मिस्टर बाइडन वुड हैव टू परसुएड इंडस्ट्री एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एट होम टू शेयर नॉलेज एंड सब्सिडाइज ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज। अब बता रहे हैं अमेरिका के सामने चैलेंज क्या है। कह रहे अमेरिका की, इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप के एग्रीमेंट को, रिजल्ट्स को यील्ड करने के लिए, भाई एग्रीमेंट तो हो गया, इसका कुछ नतीजा भी निकले ना, तो कह रहे इसके नतीजों को यील्ड करने के लिए, लाने के लिए बाइडन साहब को है ना इस काम को करना ही पड़ेगा। वुड हैव टू, अच्छा भाई क्या करना पड़ेगा, परसुएड करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा वहाँ की इंडस्ट्री को, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को एट होम अमेरिका में। किस काम के लिए, कि वो शेयर करें नॉलेज को
और सब्सिडाइज करें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ को। तो बाइडन को वहाँ की पूरी इंडस्ट्री, पूरा जो प्राइवेट सेक्टर है और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, उनको फ़ोन करके बोलना पड़ेगा अपनी ग्रीन टेक्नोलॉजियाँ इंडिया को दे दो, ताकि इंडिया जो है कम धुआं करके भी प्रोडक्शन कर पाए अपने देश में। तो इस काम के लिए मनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। परसुएड करना, कन्विंस करना, किसी को मनाना, है ना। कह रहा ही हैज़ वन कमेंडेशंस फॉर स्टेयरिंग अमेरिका अराउंड फ्रॉम द साइंस डिप्राइव्ड ट्रम्प एयर्स एंड अनाउंसिंग इनहांस एम्बिशन। अब देखो एक काम इसने अच्छा भी किया, बाइडन ने कर चुका है ऑलरेडी। कह रहा है इसने जीता है प्रशंसा को, कमेंडेशन को, लोगों की वाहवाही को लूटा है। कमेंडेशन मतलब वाहवाही, और किसके लिए? स्टेयर करने के लिए, गाइड करने के लिए अमेरिका को चारों तरफ। और कहाँ से? एक साइंस डिप्राइव्ड ट्रम्प ईयर से। ट्रम्प जो था ना, एंटी साइंस आदमी था। ट्रम्प बोलता था कोरोना कुछ नहीं है, मास्क नहीं पहनना, है ना, सैनिटाइजर पिला दो सबको, सब सही हो जाएंगे। मतलब एंटी साइंस पर्सन था। ट्रम्प का साइंस में कम विश्वास था, है ना, अंधविश्वासी इंसान था। तो कह रहा बाइडन ने वैसे ही वाहवाही लूट ली है खूब ट्रम्प एरा के इस मूर्खता भरे साइंस डिप्राइव्ड जो है वक्त से अमेरिका को बाहर निकाल के स्टीयर करके। और कह रहा है अनाउंस करके इनहांस एम्बिशन को, एक बड़ी महत्वाकांक्षा को, बड़ी एक टारगेट को। अब देखो वो क्या है, कट इन एमिशंस बाय 50 to 52% बाय 2030 ओवर 2005 लेवल। 2005 के लेवल के ऊपर भी 50-52% कट जो है बाइडन लेकर के आएगा। समझ गए? साइंस डिप्राइव्ड का मतलब है साइंस से कोसों दूर, साइंस डेफिशिएंट हो, साइंस लेस हो। ट्रम्प के वक्त का अमेरिका ऐसा ही था, है ना। साइंस से लोग नफरत करने लगे थे ट्रम्प के टाइम में। स्टेयर करने का मतलब है गाइड करना, जैसे गाड़ी का स्टेयरिंग होता है ना, वहीं से स्टेयर नाम का वर्ड बनाया है, जैसे गाड़ी का जो हैंडल होता है। बढ़े आगे। कह रहा बट मच ऑफ हिज क्लाइमेट एफर्ट विल रिलाई ऑन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रादर देन बाई पार्टीसन सपोर्ट। कह रहा लेकिन ज़्यादातर उसका जो क्लाइमेट का जो एफर्ट है ना, वो रिलाई करेगा, वो पूरी तरह से निर्भर होगा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी का मतलब क्या है? जो बाइडन की खुद की अथॉरिटी, जो बाइडन वहाँ का एग्जीक्यूटिव है, बजाय बाय पार्टीसन सपोर्ट के। बाय पार्टीसन सपोर्ट का मतलब है विपक्ष और पक्ष दोनों का सपोर्ट। तो वहाँ पे रिपब्लिकन डेमोक्रेट का उसको सपोर्ट नहीं चाहिए, उसकी ज़्यादा बात नहीं है। उसकी खुद की विलिंगनेस जो होगी ना, वही काम करेगी। अगर बाइडन चाह गया तो इंडिया में ये टेक्नोलॉजियाँ आकर के ही रहेंगी। बाय पार्टीसन मतलब दो तरफा हो, समझ गए ना, पक्ष और विपक्ष का, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी का। इसको बायलैटरल बोल दो, बाय पार्टाइड बोल दो, बाय कैमरल बोल दो, सब इसके सिनोनिम है। रिलाई का मतलब है निर्भर करना, डिपेंड करना। रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन और हिंज ऑन। हिंज के बाद में एट लगा के अक्सर दिया जाता है क्वेश्चन बना के। हिंज एट एक गलत फ्रेजल वर्ब है। हिंज ऑन, रिलाई ऑन, डिपेंड ऑन, ठीक है। कह रहा विद पॉलिटिकल विल ऑन बोथ साइड्स द एंगेजमेंट विद इंडिया कैन बिकम अ मॉडल। कह रहा है पॉलिटिकल विल के होते ही दोनों साइड्स पे। विल का मतलब है, अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है आपकी इच्छा, आपको करने की, किसी काम को करने की आपकी जो है डेडिकेशन। तो कह रहा है एक सियासी डेडिकेशन अगर दोनों साइड से आ गई तो जो इंगेजमेंट है इंडिया के साथ वो बन सकती है एक मॉडल। पूरी दुनिया में इस समझौते को एक मॉडल बना करके दूसरी दुनिया के जो दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं वो भी जो है इसको सपोर्ट करेंगे, इसको जो है एम्युलेट करेंगे, है ना। समझ गए? चलो आ जाओ आज के क्विज़ पे। वीडियो तो लंबी हो गई है ऑलरेडी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट से। मैं करता हूँ काम, सारे आपके सामने लिख देता हूँ आंसर्स, ठीक है। जो मुझे मुश्किल लगेगा वो समझा दूंगा, और जो नहीं लगेगा वो सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा। इन एडिशन टू के बाद में आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो यहाँ पे लगेगा फॉर्मुलेटिंग। अब एक सवाल किसी का आएगा, सर यहाँ पे फॉर्मुलेशन भी आ सकता था, इन एडिशन टू अपने बाद में नाउन भी तो लेता है। देखिए फॉर्मुलेशन आ जाएगा अगर फॉर्मुलेशन के बाद में स्ट्रेटजी ना रखा होता। दो नाउन कभी एक साथ में नहीं आते हैं। अगर नाउन को यहाँ पे साथ में लगाना है तो फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। समझ गए मेरी बात को? कोई मुझसे सवाल पूछे सर फॉर्मुलेशन क्यों नहीं आया, फॉर्मुलेशन भी तो एक नाउन है, यहाँ लगा देते, है ना। आ सकता है, बिल्कुल तेरी बात ठीक है, लेकिन नाउन के बाद में दूसरा नाउन डाल रहे हो, कंपाउंड नाउन बन नहीं रहा, तो बीच में एक प्रेपोजिशन घुसानी पड़ेगी, फॉर्मुलेशन ऑफ अ स्ट्रेटजी। तो ऑफ तो यहाँ पे है नहीं, तो ये सी बिल्कुल भी नहीं आ सकता। अच्छा, कह रहे हैं इस फॉर्मुलेशन, साथ ही साथ फॉर्मुलेशन की एक स्ट्रेटजी को जीरो आउट करने के, बिल्कुल ख़त्म करने के, कार्बन एमिशंस को 2050 के। जो इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अब उनके पास हैव है, हैविंग है, जो लगाना चाहो आप लगाओ। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी कि वो कंपेंसेट करे डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो मीट करती हैं अपने रिडक्शन टारगेट्स को। समझ गए ना, हर्जाना दें इंडिया जैसी कंट्रीज़ को, ऐसी जिम्मेदारी उनके पास है। अब देखो जिम्मेदारी को रखना मतलब किसी चीज़ को ऑन करना, पोजेशन करना। पोजेशन करने के लिए वर्ब है हैव। अगर हैव पोजेशन के लिए आई है तो जो है स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब है तो आईएनजी फॉर्म में कभी यूज़ नहीं होगी। अगर ऐसा है तो ए आपका आंसर है। समझ गए ना, स्टेटिव फॉर्म्स, स्टेटिव वर्ब्स कभी भी
वर्ब की आईएनजी फॉर्म में मेन वर्ब बन के नहीं आती, ठीक है। सेमी वर्ब बन के आ सकती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म सेमी पार्टिसिपल बन के आ सकती है ना, ऐसा समझ लो। कह रहा हाउएवर बिसाइड्स, अपार्ट फ्रॉम, बिसाइड या इन एडिशन विद द यूएसए, वेरी फ्यू ऑफ द रिच नेशंस सीम लाइकली टू कट देयर एमिशंस। कह रहा हालांकि छोड़ करके अमेरिका को ना के बराबर ही कंट्रियाँ हैं जो सीम्स दिखाई देती हैं कि वो लाइकली हैं अपने एमिशंस को कट करने वाली। अब देखो वेरी फ्यू अपने आप में एक नेगेटिव जो है डिटरमाइनर है। फ्यू मतलब ना के बराबर, वेरी फ्यू मतलब ना के बराबर भी बिल्कुल एकदम जीरो, क्लोज टू जीरो। फ्यू है, नोबडी है, नोवेयर है, ये सब के सब जो है ना नेगेटिव जो है फीलिंग देंगे सेंटेंस के अंदर। अगर नेगेटिव फीलिंग की बात हो रही है तो बिसाइड्स तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिसाइड तो मीनिंग ही कुछ और होता है, यहाँ तो वैसे आना ही नहीं चाहिए। अब आएगा अपार्ट फ्रॉम या इन एडिशन विद, लेकिन ध्यान रखना इन एडिशन विद नहीं होता, वो होता है इन एडिशन टू। समझ गए ना, तो इन एडिशन टू तो लिखा नहीं हुआ, इन एडिशन विद कुछ होता नहीं, तो मेरा आंसर होगा अपार्ट फ्रॉम। आ जाओ नेक्स्ट पे। कह रहा बहुत कम कंट्रियां तैयार हैं इस काम करने को और कंट्रीब्यूट करने को फंड्स को कि वो एड करें डेवलपिंग नेशंस को उनकी जर्नी में। अब आगे देखो, कह रहे द प्लान्स टू कट एमिशंस आर फीजिबल, अनवायबल, सस्टेनेबल, मेटामॉर्फिक विदाउट एवरीवन ऑन बोर्ड। कह रहे जो प्लान्स हैं एमिशंस को कट करने के वो इस टाइप के हैं, हर आदमी के सपोर्ट के बिना, विदाउट एवरीवन ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब है सबका साथ हो, सबका विकास हो, तो सब साथ या सबके विकास में के बिना जो है ये प्लान्स इस टाइप के होंगे। अब ये बताओ जब सबका साथ नहीं होगा तो सबका विकास होगा क्या? नहीं होगा। अगर ऐसा है तो फिजिबल तो बिल्कुल नहीं आएगा, फिजिबल तो एक जो है पॉजिटिव वर्ड है। सस्टेनेबल भी इसका सिनोनिम है। मेटामॉर्फिक का मतलब है बहुत चेंज लाने वाला, इसका भी कोई काम नहीं है। अनवाइबल जो कि वाइबल का एंटोनिम है, इसकी ज़रूरत है हमें यहाँ पे। तो ऐसे प्लान्स जो है ना अनवाइबल होंगे, ज़्यादा चलेंगे नहीं अगर सब लोग जो हैं ऑन बोर्ड नहीं आते हैं, सबका जो है साथ नहीं मिलता है। कह रहा है एंड यही प्लान्स जो है ना लेस या लेसर या मच या मोस्ट लाइकली हैं सक्सीड होने में एब्सेंस में सपोर्ट के एक बहुत ही बड़े नंबर ऑफ कंट्रीज़ के जो बड़ी स्वार्थी हैं, सेल्फ सेंटर्ड है। अब ये बताओ लाइकली से पहले क्या लगाएं? लेस लगा दें, मच लगा दें, लेसर लगा दें? देखो मच आ सकता है, लेकिन ध्यान दे लेना लाइकली होंगे नहीं है, नेगेटिव चाहिए हमें। ये प्लान्स जो है ना सबके साथ सबके विकास के बिना जो है बहुत कम लाइकली हैं सक्सीड होना। तो मच तो एक पॉजिटिव है, मोस्ट भी एक पॉजिटिव है, लेस और लेसर में से चूज़ करना है। लाइकली को हमें कम बताना है, क्वांटिटी कम चाहिए तो हम यूज़ करेंगे लेस लाइकली। लेसर का मतलब होता है कम महान, तो महानता की बात नहीं है, क्वांटिटी की बात है, लेस को यूज़ करूँगा बिंदास। 5 में से मुझे अपना स्कोर को बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए सिंपल सा था आज का, है ना, अब सिंपल लग रहा होगा सारा कुछ सीखने के बाद। मुलाकात लूँगा कल की वीडियो में। और मुझे बताना ईडियम्स और फ्रेजेस की वीडियोस को अपने वीक में 2 बार कर सकते हैं क्या? अपने टाइम फिक्स कर देंगे, संडे और थर्सडे या सैटरडे और थर्सडे, कुछ ऐसा करेंगे कि वीक में 2 बार आपको 30-40 ईडियम करके 2-3 वीक के अंदर मैं 300 ईडियम पूरी करवा दूँ। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।